नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और इसी दौरान टीआरएस कॉलेज में कार्यरत स्ववित्तीय जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपनी मांगों संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से टीआरएस कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वान वेतन दिए जाने, वेतन बढ़ाए जाने संबंधित कई मांगों को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों, कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो पाया। आज रीवा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अतिथि विद्वानों ने ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अतिथि विद्वानों का कहना है कि कोरोना काल में किए गए काम का वेतन अभी भी उन्हें नहीं मिला है। पिछले 8 वर्षों से उनका वेतन बढ़ाया भी नहीं गया है, जिससे आज की महंगाई के दौर में गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वेतन बढ़ाए जाने की भी मांग अतिथि विद्वानों ने की है और इसी क्रम में आज अतिथि विद्वानों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा और उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव को गोद लेने की मंशा गांव के माहौल से अध्यापकों और अन्य छात्रों को रूबरू कराने के लिए शुरू किया है। गांव के विकास, वहां के परिवेश से छात्र परिचित हों, इसलिए यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कोर्सेज को लाने के भी प्रावधान बनाए जा रहे हैं जहां छात्रों को रोजगार भी मिल सके, यानी रिसर्च वाले कामों को प्राथमिकता दी जाएगी और नई शिक्षा नीति को विभाग ने अपनाने का निर्णय लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि रीवा को भी इससे लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने और उसमें सुधार लाने के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। जहां कहीं भी गलतियां निकल कर सामने आती हैं, उनको सुधारने का भी प्रयास किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ को आपने कुछ टाइम पहले इंस्टार्ट किया है कि गाँव को गोद लेने का एक कल्चर शुरू करना है ताकि वहाँ की स्टडी हो सके, उसके पीछे थीम क्या है? देखिए, एकमात्र कारण है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश में ये एक तरह से कृषि और ग्राम प्रधान प्रदेश है। ऐसे में गांव के अंदर के माहौल से रूबरू कराने के लिए गांव से हमारे छात्रों को, प्राध्यापकों से एक दूसरे का अनुभव कराने की दृष्टि से हमने काम हाथ में लिया है और शासन की भी बहुत बड़े तरह से गाँव के अंदर विकास की बहुत बड़ी राशि जाती है। ऐसे में जो जिनकी पात्रता बनती है, ऐसे लोगों को इसका लाभ मिले और एक दूसरे के माध्यम से हम गांव के माहौल को समझने की दृष्टि से आने वाले समय में विद्यार्थी जब निकल के अपने अपने काम में जाता है तो गांव के परिवेश से वो रूबरू हो, उसकी जानकारी हो, उसकी कहीं ना कहीं भूमिका हो जाए। आमतौर पे अभी तक एनएसएस ही देखता था कि 15-20 विद्यार्थी की कोई टीम कभी कोई गाँव चली जाती है। वो कॉलेज में संख्या तो बहुत बड़ी होती है, तो जब हम इतना बड़ा खर्च करते हैं महाविद्यालय को लेकर के, विश्वविद्यालय को, तो इस दृष्टि से उस गांव के प्रति जवाबदेह बनाना इसके प्रति बेस में ही है। सर, हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ से एक बहुत बड़ा यूथ बाहर पढ़ने जाता है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो। बहुत बड़ी डिमांड होती है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रीवा में भी बेस्ड कर दी जाए। अमरकंटक में है, ठीक है, लेकिन यहाँ और क्या इनोवेशन हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्लान है हायर एजुकेशन के पास कि विंध्य में और ज़्यादा एजुकेशन को एम्पावर्ड बनाने के लिए? देखिए, ये बात सही है कि हमारे पास में शिक्षा नीति में योग्य प्रकार के सब्जेक्ट नहीं होने से बड़े पैमाने पे एक विचलन का भाव है। कई सारे कारण से कोई इंदौर भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसके मन के समाधान और परिस्थिति से उसका तालमेल नहीं होना का कारण मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब वर्तमान की शिक्षा नीति ये बोलती है कि अगर किसी को वाकई उच्च शिक्षा माना तभी वो कॉलेज आए, अन्यथा वो अपने काम धंधा करे, अपनी तकनीकी कोई ज्ञान हासिल करे, कोई कौशल विकास का काम कर ले तो उसका अपना जीवन यापन हो सकता है। ऐसे में हमने अभी अपने उच्च शिक्षा में इस प्रकार के कोर्स लाने की प्लान बनाई है जिससे उसको रोज़गार भी मिले और उसके मन का समाधान भी हो जाए। अर्थात रिसर्च वाले कामों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से विभाग ने नई शिक्षा नीति को अपनाने का निर्णय किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे कोर्स जहां रीवा में भी जिनकी आवश्यकता है, जिनके माध्यम से समाज में भी उपयोगिता सिद्ध होगी, सार्थकता होगी और बच्चों का अपना जीवन में भी मन का समाधान भी होगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे कोर्स सब दूर खोलें। ये परंपरागत डिग्री कोर्स चलाने की अब समय निकल गया है, ये गलत बात है। बीए, बीकॉम, बीएससी करके आदमी का जीवन चले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में इसका लाभ रीवा को भी मिलेगा, बाकी जगह भी मिलेगा। सर, एपीएस यूनिवर्सिटी, बहुत सारी विसंगतियों की बात होती है, तमाम बीच में एक मसला निकल कर सामने आया कि भर्ती करा दी गई, ऐसे ही इंटरव्यू कर दिए गए, उसकी जांच भी चल रही है। कैसे मॉनिटर करेंगे, क्योंकि
बहुत बड़ा एफिलेशन भी वहाँ से है बहुत सारे कॉलेजेस का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ते हैं। देखो, ये हमारी 3 तरह की यूनिवर्सिटियाँ पूरे प्रदेश में हैं। एक हमारी रेगुलर यूनिवर्सिटी है जो सीधा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है। एक विशेष यूनिवर्सिटियाँ जिनके लिए सरकार तो चला रही है लेकिन हायर एजुकेशन का कोई लेन देन है, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी या म्यूजिक यूनिवर्सिटी वगैरह। तो इन यूनिवर्सिटियों के लिए उनके विभाग पर कहीं ना कहीं हम कोऑर्डिनेशन कमेटी से गवर्नर से तालमेल तो करा रहे हैं। उसी प्रकार से एक प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसका आपने प्रश्न उठाया है, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय को भी हम छूट भी दे रहे हैं लेकिन उसको जोड़ भी रहे हैं कि जिसके माध्यम से विकास के काम हो जाए। कुछ गलतियाँ हो रही तो उनको देखेंगे भी सही।